सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड में करप्शन पर ताबड़तोड़ एक्शन की। लगातार ये एक्शन जारी है और धामी सरकार की सख्ती भी लगातार जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को 1064 हेल्पलाइन की 1064 हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक ली है, जिसमें जानकारी दी गई है कि बीते 3 सालों में रिश्वत की 66 घटनाएं सामने आई, जिसमें 72 भ्रष्टाचारियों को हिरासत में लिया गया है। राजस्व विभाग, पुलिस और विद्युत विभाग में सबसे अधिक कर्मचारी भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं। मीटिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए सभी विभागों द्वारा अपने स्तर पर प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने एक ही स्थान पर लंबे समय से तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों का समय समय पर तबादला करने के भी निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से डीबीटी के माध्यम से नंदा गौरा योजना के 40,504 लाभार्थियों को 1,72,44,00,000 की धनराशि का वितरण किया है। इस योजना के माध्यम से बीते 5 वर्ष में 2,84,000 लाभार्थियों को करीब 9,68,00,00,000 की धनराशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जा चुकी है। नंदा गौरा योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में लड़की के जन्म पर 11,000 और 12वीं उत्तीर्ण करने पर 51,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव आनंद वर्धन होंगे। 1 अप्रैल से आनंद वर्धन कार्यभार संभालेंगे। आनंद वर्धन 1992 बैच के आईएएस ऑफिसर के और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की जगह लेंगे। राधा रतूड़ी 31 मार्च को रिटायर हो रही हैं और राधा रतूड़ी को 2 बार एक्सटेंशन मिला था। अब आनंद वर्धन के नाम पर मुहर लगाई गई है। आनंद वर्धन यूपी के दौरान रामपुर, इटावा के डीएम रहे, तो उत्तराखंड बनने के बाद हरिद्वार, पौड़ी और नैनीताल के डीएम रह चुके हैं। इतना ही नहीं, साल 2010 के हरिद्वार महाकुंभ में आनंद वर्धन ही मेला अधिकारी भी रहे। आनंद वर्धन राज्यपाल के सचिव के साथ ही कई विभागों के सचिव की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। शासन में बतौर अपर मुख्य सचिव तैनात 1992 बैच के आईएएस अफसर आनंद वर्धन उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव होंगे। 31 मार्च को मौजूदा मुख्य सचिव राधा रतूड़ी रिटायर हो रही हैं और 1 अप्रैल को आनंद वर्धन मुख्य सचिव का कार्यभार संभालेंगे। आनंद वर्धन के पास एक शानदार कैरियर रहा है। उन्होंने 2010 में कुंभ में मेला अधिकारी के पद पर भी उनकी तैनाती रही है, जो 2027 में प्रस्तावित अर्धकुंभ के लिए एक माइलस्टोन हो सकता है। इसके साथ साथ शासन में भी उनके पास कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी रही है, जिसमें फाइनेंस की जिम्मेदारी वो अभी भी संभाल रहे हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट, शहरी विकास, होम जैसे डिपार्टमेंट पर भी आनंद वर्धन की नियुक्ति हो चुकी है। आनंद वर्धन के आगे बतौर मुख्य सचिव बहुत सारी चुनौतियाँ भी होंगी। ये 2025 राज्य का रजत जयंती वर्ष भी है और जिस तरह से सरकार ने टारगेट किया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो प्रस्तावित हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट जिनको 2025 में हर हाल में पूरा किया जाना है, तो अब आनंद वर्धन के आगे एक बड़ा चैलेंज होगा कि वो सरकार की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड में जल संरक्षण और जल स्रोत संरक्षण को लेकर आज धामी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। देहरादून में जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप को सीएम पुष्कर धामी ने लोकार्पण यहां पर किया। इस ऐप के जरिए किसी भी जल स्रोत पर संकट आने का मामला उठाया जा सकेगा और उस पर तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि जल संरक्षण की थीम इस बार धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा रखी गई है। ये अभियान सभी लोगों का होना चाहिए, सिर्फ कुछ लोगों का नहीं होना चाहिए। अभियान के अनेकों उदाहरण निकट भविष्य में हमारे समक्ष होंगे। नदियां सदा नीरा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुरूप राज्य के जल स्रोतों के संरक्षण के अभियान में प्रदेश की जो सम्मानित जनता है उसकी भागीदारी सुनिश्चित करने से इस वर्ष के जिसके बारे में अभी गणेश जोशी जी ने कहा कि बहुत अच्छा थीम रखा गया है जल संरक्षण का, धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा और प्रयास मेरा, ये रखा गया है। और सच में ये हम कुछ लोगों का ही ये अभियान न रहे, ये थीम कुछ हम लोगों की न रहे,
केवल सरकार की नहीं रहे, केवल सारा का ही न रहे, सारे के साथ सारे का सारा हो जाए। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कैंपस में इस बार रील और वीडियो बनाना भारी पड़ेगा। केदारनाथ में 30 मीटर के दायरे में कंप्लीट बैन होने की मांग हो रही है, तो बद्रीनाथ में भी यही डिमांड की जा रही है। लेकिन रोजाना हजारों की भीड़ में मोबाइल कंट्रोल और कैसे मैनेज होंगे, जबकि पहले भी ये नियम लागू हो चुका है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केदारनाथ मंदिर में रील बनाकर झूमने गाने वालों, केदारनाथ धाम के बहाने अपने प्रमोशनल वीडियो बनाने वालों और दर्शन से पहले और बाद में सोशल मीडिया पर मंदिर दिखाने वालों पर अब बैन लगेगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति इस बार केदारनाथ मंदिर के 30 मीटर के दायरे में मोबाइल कैमरा की इजाजत नहीं देगी, ताकि मंदिर परिसर में अव्यवस्था न फैले। मंदिर समिति के मुताबिक तीर्थ पुरोहित भी इस फैसले के साथ हैं और 5 अप्रैल को गढ़वाल कमिश्नर की मीटिंग में इस पॉइंट पर बात होगी। सबका यही सजेशन था कि साहब ये 30 मीटर के दायरे में रखा जाए, क्योंकि लोग अराजकता टाइप का माहौल बन जाता है। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने डिसाइड किया बीकेटीसी ने और वहाँ के तीर्थ पुरोहित ने कि हम 30 मीटर तक किसी भी तरह की जो वीडियो रिकॉर्डिंग और रील बनाने से हम प्रतिबंध रखेंगे। और आगामी 5 तारीख को हमारे माननीय कमिश्नर साहब के अध्यक्षता बैठक में उसमें भी हम इस बिंदु को रखेंगे। और मुझे लगता है कि ये ऐसा पॉइंट होगा कि इससे जो है यात्रा हमारी सरल और सुगम हो जाएगी और जो बाकी दर्शक हैं वो अच्छी तरीके से श्रद्धालु हैं दर्शन कर पाएंगे बाबा केदार के। सरकार की तरफ से पिछले साल भी ये फैसला लागू किया गया था, तो बद्रीनाथ में कुछ मामलों में जुर्माना तक लगा। ऐसे में इस बार भी बद्रीनाथ में ये नियम लागू करने की डिमांड हो रही है। एक्सपर्ट मानते हैं कि मोबाइल बैन करने के बजाय दोनों धामों में जैमर लगाकर सिग्नल जाम करने चाहिए। वहीं 6 साल तक मंदिर समिति के अध्यक्ष रहे गणेश गोदियाल के मुताबिक नियम पहले से हैं, लेकिन अव्यवस्था बीजेपी राज में फैली है, जहां हर कोई नियम ताक पर रखता है। बहुत ही सुंदर मांग है और बहुत अच्छी पहल है। मैं कहता हूं कि उत्तराखंड के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं या कोई भी मंदिर हैं, इस प्रकार से जो फिल्मी गानों पर तड़क भड़क अश्लीलता के साथ जो रील्स वगैरह बनाई जा रही है, जो सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर के बनाई जाती हैं, आप अन्यत्र कहीं भी बनाइए, लेकिन मंदिरों में इस प्रकार की कृत्य न कीजिए। नियम बनाने से क्या होगा? नियम तो पहले भी थे। नियम तो ये भी था कि गर्भगृह में फोटोग्राफी नहीं होगी, लेकिन जब बड़े लोग वहां आए और बड़े लोगों ने अंदर फोटोग्राफी शुरू कर दी, तो बाकी लोगों ने उसका अनुसरण किया। तो इसलिए ये बात नहीं है कि नियम बना दिया, नियम बनाया पर उसका पालन भी तो होना चाहिए। जब से भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां काबिज हुए हैं, लगातार नियमों की धज्जियां उड़ाते आ रहे हैं और इसी के तहत ये नियम भी कब तक चलेगा ये ऊपर वाले को ही पता है, परमेश्वर को ही पता है। बद्रीनाथ केदारनाथ में हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, तो सोशल मीडिया में रील वीडियो शेयरिंग के साथ लाइव का ट्रेंड भी बढ़ा है। तो ऐसे में अब मंदिर समिति पुलिस प्रशासन के सामने चैलेंज यही है कि 6 महीने की यात्रा वाले इन 2 धामों में कैसे मोबाइल और कैमरे को कंट्रोल किया जाए, ताकि आसानी से दर्शन भी हो सके और मोबाइल जमा करने के नाम पर विवाद की नौबत भी न आए। जोशीमठ से नितिन सेमवाल के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं केदारनाथ यात्रा तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। इस बार एक और वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जा रहा है। ये वैकल्पिक मार्ग भीमबली से रामबाड़ा और गरुड़ चट्टी तक बनाया जा रहा है। इसके लिए बर्फ हटाई जा रही है और रास्ता तैयार किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि अप्रैल के महीने में इस पूरे रास्ते को तैयार कर लिया जाएगा। इस रूट के बन जाने से केदारनाथ यात्रा का पैदल रास्ते की दूरी भी कम हो जाएगी। गंगोत्री धाम में गंगा स्नान घाटों का निर्माण शुरू होने के पुरोहित सभा नाराज इसकी वजह से दिख रही है। पुरोहितों का ये कहना है कि चारधाम यात्रा शुरू होने में मात्र 1 महीने का वक्त बचा है, लेकिन अभी तक घाट बनवाने का काम शुरू नहीं हुआ और यात्रा के दौरान लाखों यात्री गंगोत्री धाम पहुंचकर स्नान करते हैं, लेकिन अभी तक क्षतिग्रस्त घाटों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। इस लापरवाही से कभी भी गंगा स्नान घाटों पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बीत चुका है, गंगोत्री का गंगा घाट का निर्माण अब तक भी प्रारंभ नहीं हो पाया, जबकि जो है 1 महीने का समय बचा है। 30 अप्रैल को मां गंगा मैया के कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। एक तरफ सरकार जो है सीमित संख्या कर रही है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं।
सबसे पहले सरकार को जो है घाट निर्माण पे ध्यान देना चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं को आए यहाँ पर गंगा स्नान करें, गंगा की धारा में पूजा करें और माँ गंगा के दर्शन करें। मेरे सरकार से निवेदन है कि आप इसको अतिशीघ्र इसको प्रारंभ किया जाए। उत्तराखंड में अवैध मदरसे और जिहाद जैसे शब्दों को लेकर छिड़ी सियासी जंग के बीच मुख्यमंत्री धामी ने साफ कर दिया है कि मदरसे जो भी अवैध होंगे उनके खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। यानी कि 160 मदरसे सील होने के बाद अब बाकी बचे हुए 380 अवैध मदरसों का भी नंबर जल्द लगने वाला है। उत्तराखंड में दिसंबर 2024 में मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और समाज कल्याण विभाग ने वेरिफिकेशन किया तो 414 मदरसे वैध और 529 अवैध मदरसे पाए गए। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि मदरसों को आखिर अवैध किस आधार पर कहा गया। तो सर्वे में शामिल मदरसा शिक्षा बोर्ड का कहना है कि वो मदरसे जिनका ना तो मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन था और ना ही उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड में, वो सभी अवैध रूप से माने जाएंगे। यहाँ तक कि ऐसे मदरसे भी हैं जो कि किराए के सिर्फ 2 कमरों में चल रहे हैं। तो ऐसे में अब एक्शन के डर से 50 से ज्यादा मदरसों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो 160 मदरसे सील हो चुके हैं और बाकी बचे 380 पर एक्शन होना बाकी है। जो कहीं से भी एफिलेटेड नहीं है, यानी उन रजिस्टर्ड नहीं है, वो अवैध हैं। और अवैध मदरसे हों या अन्य चीज़ें हों, वो तो अवैध ही कहलाएंगी। और इसलिए अवैध कहलाएंगी कि क्योंकि उनकी गतिविधियों के बारे में कुछ पता नहीं है कि वो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, उन्हें वो गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ ऐलान कर दिया है कि आने वाले वक्त में न सिर्फ अवैध मदरसों पर तेजी से एक्शन होगा, बल्कि बड़े स्तर पर वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाई जाएगी। सीएम धामी का सख्त लहजे में कहना है कि जिसे भी उत्तराखंड में रहना है, नियम कानूनों का पालन करना ही होगा और कानून के साथ जीना सबकी आदत में आना चाहिए। और देवभूमि में अब जो भी रहेगा, बाहर से आएगा, असंदिग्ध अवस्था में आएगा, पहचान छिपा के आएगा, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई प्रारंभ की है। 160 के करीब ऐसे मामलों में अभी कार्रवाई हुई है, अवैध जो रूप से चल रहे थे। और निकट भविष्य में हम और सघन वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने वाले हैं, जिससे कि कहीं पर भी कोई भी अपराधी किस्म का, कोई भी यहाँ पर वांछित अपराधी या असंदिग्ध होने वाला किसी भी कीमत पर हमारे राज्य के अंदर प्रवेश न कर पाए। मुख्यमंत्री जी की बहुत सीधी और स्पष्ट सोच है कि देवभूमि के स्वरूप को, देवभूमि के स्वभाव को, देवभूमि की प्रकृति को हम बदलने नहीं देंगे। देवभूमि में जो डेमोग्राफिक चेंजेस जबरदस्ती जबरिया करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनके मंसूबों को हम धरातल पर उतरने नहीं देंगे। अब सिर्फ अवैध मदरसे ही नहीं, बल्कि अतिक्रमण बिना वेरिफिकेशन के रेहड़ी ठेली चलाने वालों पर भी सख्त एक्शन देखने को मिल सकता है। और माना जा रहा है कि सरकार ईद के बाद इसको लेकर बड़ी ड्राइव चला सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयं सेवक की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक पिछले दिनों बेंगलुरु में हुई, जिसमें उत्तराखंड को लेकर कई ऐसे फैसले लिए गए जिसका असर आने वाले दिनों में उत्तराखंड संघ और बीजेपी सरकार के कामकाज पर दिखेगा। पहाड़ और मैदान की खूबसूरत बसावट वाली देवभूमि में तेजी से धार्मिक बदलाव हो रहे हैं। छोटे छोटे कस्बों की डेमोग्राफी बदल रही है। देवभूमि में मजारों से लेकर मस्जिद और मदरसों की संख्या भी बढ़ रही है, जिसे लेकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बेहद चिंतित है। चीन और नेपाल की इंटरनेशनल सीमा से लगे राज्य में हो रहे डेमोग्राफिकल बदलावों से संघ इतना चिंतित है कि ये मुद्दा संघ की सबसे बड़ी बैठक यानी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक का भी मुद्दा बन गया। कई प्रकार की जो है इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पर हो जाता है, तो उसको रोका जाएगा। और ताकि क्योंकि वो यहाँ पर सब प्रकार की गंदगी वो लोग फैला देते हैं, फिर है ना, हमारे युवा को जो है नशे की गिरफ्त में डालते हैं पहले, फिर यहाँ आकर के ज़मीनें खरीद लेते हैं, ज़मीन खरीद के बसते, एक आदमी बच जाता है, फिर वो कई लोगों को बसा देते हैं। जाहिर है
संघ इस बात से चिंतित है, इसीलिए संघ ने अपनी 1500 से ज्यादा शाखाओं के जरिए हिंदू समाज के बीच घर घर संपर्क अभियान चलाने का ऐलान कर डाला, ताकि देवभूमि में जमीन खरीदकर इसे कब्जाने की चाहत रखने वाले लोगों को उत्तराखंड में जमीन बेचने वाले ही न मिले। ये लैंड जिहाद का जो मामला है, ये बहुत मतलब उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्य के लिए आने वाले भविष्य के लिए खतरा है। इसलिए इसके लिए संघ लगातार निरंतर अपने अभियान चलाता रहता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जो ये प्रतिनिधि सभा की बैठक में इस पर चर्चा हो न हो, लेकिन लोकल स्तर पर है। साफ है, संघ ने अपने लक्ष्य तय कर दिए हैं, जिसके लिए सरकार को भी संघ कड़े सुझाव देने का मन बना रहा है, ताकि यूसीसी और धर्मांतरण की ही तरह जमीनों के संबंध में भी कड़ा कानून लाया जा सके, जिससे देवभूमि का मूल स्वरूप बचा रहे। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। रामनगर के कानिया में लगातार गुलदार की धमक देखने को मिल रही है। यहाँ के धर्मपुर नफनिया में गुलदार दिखने से लोगों में डर का माहौल है। ये गुलदार का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है, जिसमें ये गुलदार आराम से रोड पर चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है। हरिद्वार में जंगली हाथियों को देखकर वीडियो बनाने वाले और हाथियों को उकसाने वाले लोग बाज नहीं आ रहे हैं। हाथी के रिहायशी इलाके में आने का एक ताजा वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ युवक हाथी के सामने से उसका वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं, उसे उकसाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि हाथी एक युवक की तरफ आक्रामक भी हो गया, हालांकि हाथी ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों में बढ़ाई गई फीस का मुद्दा अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। आलम यह है कि कांग्रेस सरकार के वक्त से उठ रही फीस एक्ट की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है। पेरेंट्स के साथ साथ बीजेपी के नेता भी फीस एक्ट को खुला समर्थन दे रहे हैं। प्राइवेट स्कूल की फीस को लेकर कोर्ट के साफ निर्देश हैं कि स्कूल 8 से 10% की ही फीस बढ़ोतरी कर सकते हैं, लेकिन देहरादून में हालत ये है कि आए दिन स्कूलों की फीस को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ स्कूलों में फीस 25 से 40% तक बढ़ाने के चलते डीएम देहरादून ने अब कमेटी बनाकर जांच शुरू कर दी है, जबकि पेरेंट्स और बीजेपी नेता अब फीस एक्ट को लाने को लेकर मुख्यमंत्री से भी बातचीत करने वाले हैं। इसलिए अपने मनमाने तरीके से अभिभावकों पर इस प्रकार का बोझ डालना और बिना किसी सूचना के 40% तक एन मेरी स्कूल के मैनेजमेंट ने फीस बढ़ाई है, जो अन्याय है अभिभावकों के साथ, बच्चों के साथ, उनके घर के खर्च भी चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा है कि पब्लिक स्कूलों पर नियंत्रण करने के लिए कोई कानून उत्तराखंड सरकार लाएगी, तो फीस एक्ट यहाँ की जरूरत बन गया है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकता में फीस एक्ट है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय इंक्वायरी कमेटी गठित की जा रही है, जो इन्हीं सभी एस्पेक्ट्स पे विस्तृत जांच करेगी और वॉयलेटर्स के अगेंस्ट एक्ट अपॉन करेगी। कांग्रेस भी इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले रही और सड़कों पर प्रोटेस्ट की तैयारी कर रही है, जबकि फीस बढ़ाने के पीछे स्कूल एसोसिएशन की दलील है कि टीचर को सैलरी और फैसिलिटी भी बढ़ा रहे हैं। कि स्कूल 8 से 10% तक अगर फीस बढ़ोतरी करते हैं वो जायज़ है, क्योंकि हमें हर साल स्टाफ का भी ध्यान रखना होता है, स्टाफ को भी इंक्रीमेंट देना होता है और खर्चे हर साल बढ़ते ही रहते हैं। हर साल स्कूल फीस का मुद्दा गरमाता है, लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बन पाया है जिससे इस पर लगाम लग सके। यही वजह है कि एक बार फिर से फीस एक्ट का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। चमोली से नंदप्रयाग तक की रोड पर 14 अप्रैल तक दिन में छोटे वाहनों की आवाजाही पर रोक। चारधाम यात्रा के चलते रोड को ठीक कराया जा रहा है। हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास भीड़ ने एक युवक की पिटाई कर दी। युवक पर मोबाइल चोरी करने का आरोप। विकासनगर की सहसपुर पुलिस ने 2 पशु चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 3 भैंस और पशुओं को बेचा था, जिसका कैश बरामद हुआ।
पिथौरागढ़ के कृष्णापुरी में पेयजल संकट से उपभोक्ता नाराज हो गए हैं। नाराज उपभोक्ता ने डीएम ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया है। हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारी चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकता है। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर विकासनगर में बहुउद्देशीय शिविर लगा, जिसमें 38 विभागों के स्टॉल लगाकर योजनाओं का प्रचार किया गया। उत्तराखंड सरकार के 3 साल पूरे होने पर हरिद्वार के धीरवाली में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों की समस्याएं सुनी गई। चाइना बॉर्डर के करीब रहने वाले गुंजी के ग्रामीणों ने हो रखे निर्माण कार्यों को लेकर नाराजगी जताई और पिथौरागढ़ डीएम ऑफिस पहुंचकर विरोध जताया। सेना में विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित और एसएसबी में कमांडेंट रहे पुरुषोत्तम पाटनी का 85 साल की उम्र में निधन हो गया। गुरुवार हरिद्वार के सिडकुल की निजी कंपनी में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या पहुंची, कई महिलाओं को ग्रेजुएट सर्टिफिकेट बांटे। उत्तराखंड के कई इलाके ऐसे हैं जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां का खान पान इलाके की पहचान बन गई है। आइए आपको दिखाते हैं अल्मोड़ा के कुछ ऐसे इलाके जो अपने खास पकवानों के लिए चर्चित हैं। देखिए, युवा पीढ़ी का रुझान भले ही फास्ट फूड की ओर बढ़ा हो, लेकिन अल्मोड़ा के कई ऐसे इलाके हैं जो अपने शुद्ध पहाड़ी और जैविक खाने के लिए जाने जाते हैं, जिसमें दान्या के पराठे यहां से गुजरने वाले पर्यटकों को खास तौर पर लुभाते हैं। साथ ही इन पराठों को यात्री अपने लिए पैक कराना नहीं भूलते। समय के साथ अब दान्या की पहचान ही यहाँ के पराठों से बन गई है। के बहुत अच्छे लगते हैं। हम तो हर संडे को यहाँ खाने के लिए आते हैं और मैं टीचर हूँ यहाँ बिंता में, तो जब भी छुट्टी या कोई मौका मिलता है छुट्टी का संडे को, तो हम तो यहीं खाने आते हैं। मैंने ये भुटका डुबो खाया, नीचे ऊपर जाते समय डुबो खाता हूँ अधिकतर। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। वहीं लोध घाटी के चावल और डुबकों ने इस इलाके को खास तौर पर चर्चित किया है। लोध घाटी के पहाड़ी चावल और डुबके खाने लोग दूर दूर से आने लगे हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है खैरना में, जहां कई पहाड़ी उत्पाद लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। खैरना में पंचक्की का आटा और पिसे भट्ट के डुबके, साथ ही पहाड़ी रायते का स्वाद हर कोई लेना चाहता है। कैंची धाम आने वाले सैलानियों को खैरना की पकौड़ी और पहाड़ी नींबू का पानी भी खूब भाता है। दादाजी ने शुरू किया, यहाँ के पहाड़ी गेहूँ और पंचक्की से पिसे हुए आटे का बनता था, और इसको यह पराठा स्टफ करके तीन लेयर पे बनता है। मसेज लोथ का ये भटके डुबके हैं, कढ़ी, राजमा, दाल और चावल, रोटी हुई है। तो डुबके किस तरह से बनाते हो आप? डुबके भट्ट सिलबट्टे में पीसते हैं। साल दर साल सैलानियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में सैलानियों को यहाँ का खान पान भी खूब भा रहा है। इसके जरिए जहाँ इलाकों को नई पहचान मिल रही है, वहीं सैलानियों को यहाँ आने का एक और बहाना। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।